हेलो दोस्तों, ये हमारा बिलियन नामक चैप्टर का चौथा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में मैंने कहाँ तक कवर किया था, जैसे द्रव्य विलयन है, इसके बारे में बताया था कैसे, मतलब थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था। अगर नहीं देखा है वीडियो वो वाला, पहले जाकर देख लीजिए, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने हेनरी का जो नियम है यहाँ तक कवर कर दिया, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा द्रव द्रव का जो हमारा द्रव्य विलयन है, उसके एल्कोहल का नाम, एल्कोहल तथा जल को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, द्रव द्रव द्रव्य विलयन बन जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में राउल्ट के नियम तक कवर करूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आदर्श व अनादर्श विलयन, विचलन, स्थिर आदि को कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राउल्ट का जो नियम है, पढ़ने से पहले हम वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे और उसको जानेंगे, ठीक है। तो वाष्प दाब क्या होता है, तो देखिए, स्थिर ताप पर किसी द्रव को बंद पात्र में रखने पर द्रव की सतह से अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु वाष्पित होकर द्रव के ऊपर उपलब्ध स्थान में एकत्रित होते रहते हैं, ठीक है। वाष्पन की प्रक्रिया मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी द्रव लेते हैं, ठीक है, उसको किसी बंद में किसी पात्र में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। अब वहाँ जो द्रव है ना, उससे जो कण है वो वाष्पित होकर ऊपर जाने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जब वो गर्म होंगे धीरे धीरे, रखे रखे तो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पित होने लगेंगे और ऊपर जाने लगेंगे। और ऊपर जो हमारा ऊपर ढक्कन रहेगा जिससे हम बंद किए रहेंगे ना, उस पर क्या होगा, धीरे धीरे टकराने लगेंगे। तो मतलब क्या होगा, हमारा जो द्रव होगा वो धीरे धीरे वाष्पित होगा, वाष्पित होने के बाद वो गतिज ऊर्जा में आ जाएंगे और गतिज ऊर्जा होने के बाद ये क्या होंगे, ऊपर जाकर एक स्थान पर एकत्रित होने लगते हैं। तो वही लिखा है, स्थिर ताप पर किसी द्रव को हम क्या करते हैं, जैसे बंद पात्र में रखने पर मतलब रख देते हैं, तो द्रव की सतह से क्या होगा, हमारा जो वाष्प के कण है वो गतिज ऊर्जा होकर ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर एकत्रित होने लगते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है, ठीक है। फिर आगे देखिए, साथ ही ऊपर से टकराने के बाद, अब जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो टकराएगा, टकराने के बाद नीचे आते कुछ अणु द्रव की सतह से टकराकर वाष्प अवस्था से पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा क्या है, जो वाष्प है वो जाएगा ऊपरी सतह से टकराएगा, ऊपर ढक्कन रहेगा ना जिससे बंद रहेगा, उससे टकराएगा तो क्या होगा, फिर टकरा कर नीचे आएगा। तो टकराने के बाद ना जो वाष्प पहले द्रव अवस्था में था, फिर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हुआ, और वाष्प से फिर क्या होगा, हमारा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा ना। तो वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी संघनन कहलाती है, ठीक है। अब फिर से यहाँ तक आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ गए ना। चलिए अभी एक बार फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए, जब हमारा कोई भी द्रव है किसी बंद पात्र में रख देते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्मी पाएगा, तो क्या होगा, वो हमारा वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। वाष्प बनने के बाद ऊपर चला जाएगा, ऊपर एकत्रित हो जाएगा ना, जो हमारा ढक्कन है उस पर टकराएगा, एकत्रित हो जाएगा। लेकिन टकराने के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होने लगेगा ना। पहले वो द्रव से वाष्प में परिवर्तित हुआ तो वाष्पन की क्रिया कहलाई, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा वाष्प से द्रव में परिवर्तित होगा, तो वाष्प से द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, हमारा संघनन। तो हमारा यहाँ पर संघनन हो जाएगा, समझ आ गया। तो चलिए यहाँ तक समझ आ गया, चलिए आगे देखते हैं। वाष्पन और संघनन की ये दो विरोधी प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। मतलब देखिए, वाष्प से एक बार द्रव में बदला, फिर द्रव से वाष्प में, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं ना। जो ये काम हो रहा है एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे की विरोधी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रारंभ में संघनन प्रक्रिया का वेग शून्य होता है, मतलब प्रारंभ में संघनन प्रक्रिया का वेग शून्य होता है, मतलब शुरुआत में जब हमारा क्या होगा, द्रव से वाष्प में परिवर्तित होगा ना, जब वाष्प से द्रव में परिवर्तित होगा तभी हमारा संघनन की प्रक्रिया संभव है। तो शुरुआत में क्या होगा, पहले हमारा सभी वाष्प में बदलना शुरू होगा, तब कुछ समय पश्चात हमारा क्या होगा, वाष्प से द्रव में परिवर्तित होगा। तो शुरुआत में क्या होगा, हमारा जो संघनन का प्रक्रिया क्या होगा, वो संघनन का जो प्रक्रिया का वेग है शून्य होगा। क्यों, क्योंकि हमारा द्रव से वाष्प में बदल रहा है, ठीक है। वाष्प से अब द्रव में बदलने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना। जब तक वो टाइम आएगा उसके पहले हमारा जो संघनन का प्रक्रिया रहेगा ना, वो क्या रहेगा, वेग उसका शून्य रहेगा, क्लियर हो गया। क्योंकि वाष्प अवस्था में क्या होगा, अणुओं की सांद्रता क्या होती है, शून्य होती है। समय के साथ साथ वाष्पन का वेग जो है स्थिर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वाष्पन का वेग क्या होता है, स्थिर हो जाता है। मतलब क्या है, शुरुआत में हमारा जो द्रव है वो बहुत तेजी से क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा ना। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाएगा जो उसका वेग है कम होता रहेगा और स्थिर हो जाएगा ना। परंतु संघनन का वेग बढ़ता रहता है। मतलब अब धीरे धीरे क्या हुआ, सभी द्रव वाष्प बनकर उड़ने लगेंगे। वाष्प बनकर जब उड़ने लगेंगे तो उड़कर जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो क्या बचा रहेगा, हमारा अब संघनन का प्रक्रिया तो बाकी है। मतलब वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना तो भी बाकी है। वही क्या होता है, संघनन, संघनन होता है। तो वही कह रहे हैं,
समय के साथ साथ क्या होगा, वेग स्थिर हो जाएगा, क्योंकि सभी जो द्रव हैं वाष्प के कण बनकर उड़ जाते हैं, ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। परंतु जब ये काम समाप्त हो जाएगा तो संघनन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, मतलब द्रव से अब सॉरी गैस से हमारा द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, और अंत में एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें वाष्पन और संघनन प्रक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं। मतलब एक समय एक ऐसा मिल जाएगा ना कि जो संघनन और वाष्पन का वेग है, प्रक्रिया का जो वेग है, दोनों क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे बराबर होगा, जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में क्या है, हमारा संघनन का वेग 0 है, और प्रारंभ में और वाष्पन की जो प्रक्रिया बहुत तेज है, तो धीरे धीरे वाष्पन की प्रक्रिया कम होगी, लेकिन संघनन का क्या आएगा, बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। निकाय की यह अवस्था द्रव और वाष्प के मध्य साम की अवस्था कहलाती है। साम्य अवस्था पर वाष्प कणों का दाब ही वाष्प दाब या संतृप्त दाब कहलाता है। ठीक है। अब जो हम ऊपर से दाब लगाते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा वाष्प दाब कहलाएगा। जो द्रव है ना वो वाष्प में बदलेगा, वही वाष्प के द्वारा जो वाष्प के कणों द्वारा जो दाब लगेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है। जैसे द्रव है, द्रव से क्या वाष्पन प्रक्रिया द्वारा वाष्प बदल जाएगा। ठीक है। फिर वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे, द्रवण करेंगे, ठीक है, द्रवण करेंगे मतलब संघनन करेंगे, तो क्या हमारा बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के में, कि हम क्या करते हैं, कोई एक पात्र लेंगे, उसमें क्या करेंगे, द्रव को रखेंगे, तो धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं उसको गर्म करते हैं, तो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। वाष्प में बदलने के बाद क्या, ऊपर जो ढक्कन होगा उस पर जाएगा, टकराएगा, एकत्रित होगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो हमारा क्या बदलना शुरू करेगा, द्रव में परिवर्तित होना शुरू करेगा। जब वाष्प में बदल रहा है तो क्या होगा, हमारा वाष्पन की प्रक्रिया होगा। जब द्रव में बदल रहा है तो क्या कहलाएगा, हमारा संघनन प्रक्रिया होगा ना। ये प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है। तो जो संघनन है और वाष्पन दोनों एक दूसरे क्या है, विरोधी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। अब क्या होगा, शुरुआत में जो हमारा वाष्पन है धीरे धीरे धीरे, और जैसे शुरुआत में बहुत तेजी से होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, लेकिन जो संघनन है वो क्या होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा संघनन, और वाष्पन हमारा घटता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में आ गया। तो और साम्य अवस्था पे वाष्प के कणों द्वारा जो दाब लगेगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए फिगर के द्वारा, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम की अवस्था वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पर द्रव के कण है, ठीक है, ये वाष्प में बदलना शुरू होगा। ठीक है, वाष्प में बदलना शुरू होगा, तो ठीक है, यहाँ पर वाष्प में बदलना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो द्रव यहाँ पर क्या होगा, हमारा पहले क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वाष्पन कहलाएगा। ठीक है। जब हमारा वो द्रव जो है और वाष्प में बदल गया, और जब वाष्प के कण हमारा क्या होगा, फिर द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा संघनन कहलाएगा। ठीक है। तो समय के साथ क्या होगा, हमारा वाष्पन और संघनन का जो हमारा ग्राफ बनेगा समय और दर के साथ, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा संघनन का प्रक्रिया क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा जी, लेकिन वाष्पन का जो प्रक्रिया है वो यहाँ तक बढ़ गया है, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है। तो पहला फिगर क्या है, खुले पात्र में वाष्पन, यहाँ पर वाष्पन हो रहा है। ठीक है। अब बंद पात्र में वाष्पन, अब यहाँ पर हम बंद पात्र, यहाँ पर पात्र को बंद कर देते हैं। अब ये जो कण है ऊपर टकराएगा, हमारा जो बंद है ढक्कन जो भी लगा होगा, टकराएगा, तो टकराने के बाद नीचे आएगा। पहले जब वो ऊपर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वाष्पन कहलाएगा। टकराने के बाद जब वो हमारा नीचे आएगा तो क्या कहलाएगा, हमारा संघनन कहलाएगा। ठीक है। फिर हमारा सी वाला जो है क्या है, वाष्पन और द्रवण साम्य अवस्था है। ठीक है। अब शुरुआत में क्या होगा, हमारा ऐसे संघनन क्या होगा, संघनन और वाष्पन। ठीक है। शुरुआत में संघनन जीरो होगा। ठीक है, संघनन जीरो होगा, वाष्पन ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत में क्या हो जाएगा, हमारा वाष्पन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन संघनन जीरो रहेगा। तो हम मान लेते हैं धीरे धीरे हमारा जब जैसे 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 समय बदलेगा, तो क्या होगा, वाष्पन जो है प्रक्रिया वो कम होती जाएगी और संघनन बढ़ती चली जाएगी। वाष्पन कम होती जाएगी, संघनन बढ़ती चली जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर क्या है, हमारा वाष्पन और संघनन की दर जो है दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जब बराबर हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, संघनन का प्रक्रिया वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वाष्पन की जो दर है, प्रक्रिया है, वो क्या है, उसका वेग जो है वो कम होता चला जाएगा ना। तो ग्राफ इस प्रकार से बनता चला जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि शुरुआत में जो संघनन की प्रक्रिया का वेग है वो बहुत जीरो होता है, कम होता है, लेकिन जो वाष्पन की दर होती है, प्रक्रिया होती है, वेग होता है, वो अधिक होता है। धीरे धीरे वाष्पन लेकिन कम होता जाता है, ये बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आएगा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पन का प्रक्रिया हमारा शून्य हो जाता है, ये हमारा बढ़ता चला जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है। साम्यावस्था मतलब क्या होता है, जब दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम की स्थिति में क्या होगा, वाष्प का दाब क्या कहलाएगा, हमारा वाष्प दाब कहलाएगा। मतलब जो है जब हमारा संघनन और वाष्पन जो प्रक्रिया का वेग है जब समान हो जाएगा, इक्वल दोनों हो जाएगा, तब उसके द्वारा जो दाब लगेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, जिसमें वाष्पन और संघनन की प्रक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पन का जो प्रक्रिया का वेग घटेगा और संघनन का क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। निकाय की यह अवस्था द्रव और वाष्प के मध्य साम की अवस्था कहलाती है। ठीक है, जब दोनों वेग हमारे बराबर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा साम की अवस्था कहलाएगा। ठीक है, साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों द्वारा जो दाब लगेगा ना, उसी क्या बोलेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं राउल्ट का नियम। तो देखिए पहले इसको इसको ये हमारा बताया मैंने कि मैंने पहले क्या पढ़ा, गैस और द्रव का, फिर द्रव द्रव का पढ़ेंगे, फिर ठोस और द्रव का पढ़ेंगे, विलयन। ठीक है, द्रवीय विलयन। तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या था, द्रव द्रव का विलयनों का यहाँ पर हम बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि किसी एक पात्र में दो वाष्पशील द्रवों का विलयन, द्रव विलेय है और द्रव विलायक ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वो द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब है, यहाँ पर जो विलेय और विलायक है दोनों ही हमारा क्या होगा, द्रव होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्रव द्रव विलयनों को वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, तो द्रव विलेय एवं द्रव विलायक दोनों का वाष्पीकरण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब दोनों हमारा द्रव है, विलेय विलायक दोनों द्रव है, तो जाहिर सी बात है जब उसको हम गर्म करेंगे तो दोनों वाष्पित होगा ना। अतः विलयनों के वाष्प दाब में विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब का योगदान होता है ना। तो अब वाष्प जैसे वहां पर क्या था, कहीं कहीं पर क्या होगा, हमारा एक ठोस होगा, एक हमारा द्रव होगा। ठीक है, तो द्रव के द्वारा जो दाब लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों ही द्रव है, तो मतलब दोनों ही वाष्पित होगा। जब दोनों ही वाष्पित होगा तो दोनों क्या होगा, ऊपरी सतह से टकराएगा ढक्कन से, तो उसके द्वारा फिर जब संघनन और वाष्पन की प्रक्रिया होगी, मतलब जैसे मैंने पिछला बताया ना, वैसे ही क्या होगा, फिर उन दोनों के द्वारा क्या होगा, हमारा दाब लगेगा। ठीक है, पहले मान लेते एक द्रव था, एक ही द्रव लेते थे। ठीक है, तो हमारा दाब क्या है, एक ही द्वारा लगता था, लेकिन जब हमारा विलेय और विलायक दोनों ही क्या है, हमारा द्रव है, तो दोनों के द्वारा क्या लगेगा, हमारा दाब लगेगा। ठीक है, तो दोनों का योगदान होता है। तो समझ में आ गया है। तो इसमें यही है, द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब में हमारा, अगर यदि द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब है, तो इसमें विलेय और विलायक दोनों हमारा क्या होगा, द्रव होगा। अब यहाँ पर जब वाष्पदाब लगेगा ना, विलेय और विलायक दोनों के द्वारा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या होगा, हमारा वाष्पित हो सकता है। तो समझ में आ गया यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। माना कि किसी वाष्पशील विलयन में दो अवयवी घटक ए एवं बी है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे हमारा पहला जो है ए है, मान लेते हैं विलेय ए है और विलायक हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तथा इसका आंशिक वाष्प दाब, मतलब मान लेते हैं जो द्रव ए है उसके द्वारा जो दाब लग रहा है, क्या लग रहा है, पी ए लग रहा है, लेकिन द्रव जो हमारा विलायक बी है उसके द्वारा जो दाब लग रहा है, क्या है, पी भी लग रहा है। तो अगर पूछेंगे विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कुल वाष्प दाब आ जाएगा। तो P बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी ना। मतलब मान लेते हैं दो कंटेनर है, दो कंटेनर है, तो शुरुआत में क्या होगा, ए के द्वारा अलग दाब लगेगा। ए मान लेते हैं पहले वाले में विलेय है, दूसरे वाले में विलायक है। इसके द्वारा मान लेते हैं कुछ दाब लगता है पी ए, इसके द्वारा लगता है पी बी। ठीक है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तब पूछा है कितना दाब लगेगा, तो क्या लगेगा, हमारा पी बराबर पी ए प्लस पी बी होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो राउल्ट का नियम आपके लिए कुछ नहीं है। राउल्ट ने ऐसे विलयनों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट जो है वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के आधार पे ये जो हमारा सिद्धांत है नाम पड़ा राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार कह रहा है किसी निश्चित ताप पर, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बिना स्किप किए आप समझेंगे ना इसको, तो पूरा आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स भी अगर बनाना चाहते हैं आराम से बनाते ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मूल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। जैसे अगर हमारा कोई भी एक पात्र लेते हैं, ठीक है, एक पात्र लेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, विलेय और विलायक को भर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मान लेते हैं शुरुआत में हमारा जो विलेय है बहुत कम घुल रहा है,
विलेय कम घुल रहा है, ठीक है, तो हम उसके द्वारा जब उस पर दाब लगाएंगे तो विलेय अधिक घुलने लगेगा, ठीक है, मैंने ये पहले बताया ना। तो इसमें क्या होगा जाहिर सी बात है, जैसे हमारा अगर मान लेते हैं कोई भी हमारा विलयन है जिसमें विलेय और विलायक बहुत कम मात्रा में पाए गए, इसका मतलब ये उसके मोल भी कम पाए गए हैं। जब वो हमारा कम मात्रा में पाया गया तो जाहिर सी बात है बहुत कम मात्रा में वाष्प बनेगा और उसके द्वारा बहुत कम दाब लगेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, विलेय और विलायक को बढ़ा देते हैं, विलेय और विलायक को बढ़ा देते हैं मतलब उसके मोलों को हम बढ़ा देते हैं। जब उसके मोलों को बढ़ा देंगे तो मोल भिन्न को बढ़ा देते हैं, तो क्या करते हैं, जब उनके मोल भिन्न को बढ़ा देंगे जाहिर सी बात है अब ज़्यादा हमारा वाष्प बनेगा, अब ज़्यादा दाब लगेगा। तो हमारा बोल सकते हैं जब हमारा मोल बढ़ेगा, मोल भिन्न जो है वो बढ़ाएंगे उसको, तो हमारा वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, किसी निश्चित ताप पर विलयन उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का जो आंशिक आंशिक वाष्प दाब है, मतलब जो हमारा दाब लगेगा उस अवयवी घटक के मोल भिन्न के क्या होते हैं, समानुपाती। मतलब समानुपाती का मतलब ये है अगर हम मोलों की संख्या को बढ़ाएंगे, मतलब विलेय और विलायक की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दाब भी क्या लगेगा, अधिक मात्रा में लगेगा। तो समझ में आ गया क्या बोलना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, अवयवी घटक ए का मान लेते हैं आंशिक वाष्प दाब क्या हो गया, पी ए हो गया। अवयवी घटक बी का क्या हो जाएगा, आंशिक वाष्प दाब मान लेते हैं पी बी हो जाएगा ना। तो अवयवी घटक ए के मोल भिन्न, अब क्योंकि यहाँ पर क्या होगा हमारा मालूम है, यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा, आंशिक वाष्प दाब मतलब ए का क्या हो जाएगा, पी ए अनुपाती क्या होगा, जाई ए हो जाएगा ना। ये मोल भिन्न है, मोल अंश है, ठीक है। अगर यही हमारा बी के लिए होता, अवयवी घटक बी के लिए, तो क्या होता, बी पी बी अनुपाती क्या होता, जाई बी हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाई ए इसका तो मान मालूम होना चाहिए, तो हमें मालूम है। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जाई ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोलों की संख्या बराबर निकालना बताया है, मोल जो भिन्न है वो मैंने पिछले वीडियो में आप कवर कर लिए, सेकंड वीडियो में ना, तो उसको जाकर आप देख लीजिए मोल भिन्न बराबर क्या होता है। जैसे हमें क्या निकालना है, ए का मोल भिन्न निकालना है तो एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। ऊपर जो होता है किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, नीचे क्या होता है कुल मोलों की संख्या ना। तो यहाँ पर विशेष घटक कौन है, ए है, तो ए का मोल क्या है, एन ए हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर बी के मोल भिन्न की गणना करनी है तो एन बी हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया या कहाँ से आया। तो अब यहाँ पर अनुकंपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर पी ए नाट, पी ए नाट का मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प दाब है, ठीक है, शुद्ध अवस्था में। मतलब जब इसमें जैसे क्या किया गया है, जो विलियन ए है और विलियन बी है ना, मतलब विलेय विलेय ए है विलायक बी है, उसको आपस में मिक्स नहीं किया गया है, तब दाब, तब शुद्ध अवस्था में दाब हमारा क्या है, पी नॉट ए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उनका पाती चिन्ह को हटाने का क्या किया है, प्रयोग किया गया है, पी बी नॉट प्रयोग किया गया है। तो शुरुआत में क्या किया गया, मान लिया गया है कि जो अवयव घटक ए है उसका वाष्प दाब ए पी ए है और बी का जो आंशिक वाष्प दाब है पी बी है, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम परिभाषा से लिख सकते हैं, पी ए अनुक्रमानुपाती जाई ए हो जाएगा, पी बी अनुक्रमानुपाती जाई बी हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती चिन्ह के हटाने के लिए क्या करेंगे, पी नॉट ए और पी नॉट बी का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ से जाई ए का मान हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है मूल भी, ठीक है, और जाई बी का मान ये होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी, ए तथा बी की शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प दाब है, ठीक है, जो एक निश्चित ताप पर स्थिरांक है यदि विलयन का कुल वाष्प दाब, क्योंकि कुल वाष्प दाब का फार्मूला मैंने हम लोगों ने पढ़ा है अभी पीछे ना जस्ट। तो P बराबर क्या था, पी ए प्लस पी बी था, और पी ए का जो मान हम लोग निकाले क्या निकाले, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती पी ए अनुक्रमानुपाती क्या था, जाइए। अब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या प्रयोग कर देते हैं, पी ए नॉट का प्रयोग कर देते हैं ना। तो मतलब इसके स्थान पी ए लिख दिया मैंने, इसके स्थान पी ए ऊपर से लिखा मैंने, ठीक। अब यहाँ से हम जानते हैं जाई ए प्लस जाई बी बराबर 1 होता है, ठीक है। मैंने सेकंड नंबर सोल्यूशन के विलियन नामक चैप्टर के सेकंड वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, जो कुल मोलक संख्या मतलब चाहे जितना जाई ए जाई बी जाई सी सबका योग निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा एक ही आता है ना। और यहाँ पर कितने घटक है, हमारे दो ही घटक है, इसलिए हमारा क्या है, जाई ए प्लस जाई बी। अगर तीन घटक होता तो जाई ए प्लस जाई बी प्लस जाई सी हो जाता, बराबर 1 हो जाता, ठीक है, 1 ही होगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम जाई ए का मान निकालते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस जाई बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जाई ए के स्थान पे रख देते हैं जाई 1 माइनस जाई बी रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक। तो रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पी नाट ए हो जाएगा माइनस पी नाट ए जाई बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये पी ए इसको इधर लिख लेते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं, जाई बी हम कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन ले लेते हैं बचेगा क्या हमारा, पी नाट बी माइनस पी नाट ए बच जाएगा। इस समीकरण में क्या है, पी ए तथा बी पी बी एवं पी
अवयव के कुल मोल भिन्न का रेखीय फलन अर्थात पी ए के भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे इनकी मत। ठीक है, यही हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या है, पी ए प्लस पी बी बराबर, ये आपको याद है ना, पी ए प्लस पी बी बराबर क्या होता है, पी होता है। पहले यहाँ से पी ए का मान ज्ञात कर ली, ये सब ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा जाई ए प्लस जाई बी करके वैल्यू रखते चले जाएंगे, हमारा ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा ही पक्का। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और थोड़ा भी बहुत भी डाउट होगा तो वीडियो जो है बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता है। चलिए देखिए तो देखिए ये ग्राफ जो है हमारा कैसे बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ में देखिए, यहाँ पर जाई ए बराबर क्या है, 1 है, जाई बी बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, और जाई ए बराबर क्या है, 0 है, जाई बी बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर जाई ए का मान जो है पहले 0 है, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ते 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 जाई ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पर जाई बी का मान कितना है, 0, फिर बढ़ते 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 क्या होगा, जाई बी का मान 1 हो गया। ठीक है, और हमें मालूम है जाई ए प्लस जाई बी बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले जाई ए का मान 0, तब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, तो मतलब ग्राफ ऐसे चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर शुद्ध अवस्था में दाब कितना हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। फिर हमारा जाई बी का जो मान है, वो उसका जो हमारा मूलांश है क्या है, पहले जाएगा जाई बी का 0 है, फिर बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसे सीधे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी भी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी जाई बी हो जाएगा, यहाँ पर पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जाई ए हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे ग्राफ बना है। शुरुआत में जाई ए बराबर कितना था, 0, ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, यहाँ तक बढ़ गया, तो यहाँ पर जाई ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर दाब मान लेते शुद्ध अवस्था में कितना है हमारा, पी नॉट ए है। फिर हमारा क्या है, जाई बी का मान शुरुआत में 0 था, फिर बढ़ते 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 जाई बी हो गया, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पी नॉट बी हो गया, और वाष्प दाब कितना हो गया, पी नॉट बी हो गया। समझ में आ गया ग्राफ कैसे बना है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी नॉट बी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वी बराबर पी नॉट बी हो जाएगा, जाई बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए जाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ग्राफ बना है, कुल दाब एवं विलयन में उपस्थित अवयव के मूलांश का आलेख। अभी इसको जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, शुरुआत में ये ऐसे मिला देंगे हम, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम ये मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल वाष्प दाब होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल वाष्प दाब। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 298 के पर क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, CH Cl3 एवं डाई क्लोरो मेथेन CH2Cl2 का वाष्प दाब क्या है हमारा, 200 मिमी Hg एवं 43 मिमी Hg है। ठीक है, तो पहला क्या है, 25.5 ग्राम CH Cl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए के विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर वाष्प दाब की गणना करना है, तो पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, मोल भिन्न मालूम होना चाहिए, इसका मोल भिन्न, इसका मोल भिन्न, मतलब इसका दोनों का मोल भिन्न मालूम होना चाहिए। तो मोल भिन्न मालूम करते हैं पहले, तो उसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, भार तो दिया है, अणुभार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो Cl2 का अणुभार क्या हो गया, मतलब मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 गुणे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन कितना होता है 12, 12 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 35.5, कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, फिर CH Cl3 का मोल द्रव्यमान ज्ञात करें, क्या हो जाएगा, 12 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुणे 35.5, जोड़ेंगे सब, गुणा भाग करने के बाद जोड़ेंगे कितना है, 119.5। और आपको नहीं अगर निकालना आता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना भी इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं, आप, मैं ऐसा करता हूँ, ये 11th में भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो CH2Cl2 के अगर मोल की गणना करना है तो क्या हो जाए, क्योंकि हमें मोल भिन्न ज्ञात करना है तो पहले मोल मालूम होना चाहिए। तो मोल ज्ञात करने क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो इसका भार कितना है, यहाँ पर 40 है, 40 बटे क्या होगा, अणुभार 85, तो कितना आ जाएगा, 0.47। अब इसका अणुभार ज्ञात करना है, वो सॉरी मोल ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 25.5 बटे कितना हो जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25.5 बटे 119.5 मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों के मोल आ गए तो कुल मोल हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है CH2Cl2 का मोल भिन्न ज्ञात करना है, बट इसका मोल बटे क्या होगा, कुल मोल, तो कुल मोल यहाँ पर है, मैंने लिख दिया ऊपर। इसका मोल कितना आया था हमारा, 0.47 आया था ना, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया मोल अंश। ठीक है, मोल भिन्न आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर सेकंड वाला CH Cl3 का ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मोल भिन्न लिखेंगे, कितना है,
0.213 बटे क्या होगा 0.683, तो भी हमारा इतना ही आएगा ना। या तो क्या करिए हम 1 में क्या करेंगे इतना माइनस कर देंगे तो भी इतना ही आएगा, क्योंकि हमें मालूम है जाई ए प्लस जाई बी बराबर क्या होता है 1 होता है। मतलब अगर हमारा 2 है बिली और बिलायक है ना, तो क्या करेंगे हम दोनों को एक का ज्ञात करके 1 में माइनस कर देंगे तो सेकंड वाला का ज्ञात हो जाएगा। या तो हम क्या करेंगे वही लंबा प्रोसेस, किसी विशेष घटक का जैसे इसका ज्ञात करना है तो ये लिख देंगे, नीचे टोटल लिख देंगे। इसका ज्ञात करना है, इसका मोल भिन्न मोल जो आया उसको ऊपर लिख लेंगे, नीचे क्या है टोटल लिख देंगे, आ जाएगा। ऐसे क्लियर। तो हमें मालूम है कुल वास्तव क्या होता है, फार्मूला पी बराबर क्या होता है पी ए इंटू जाई ए प्लस पी बी इंटू जाई बी होता है ना। तो पी बराबर हमारा क्वेश्चन में दिया है, पी देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये सब हमारा दिया है ना, पी ए बराबर इतना दिया है, पी बी बराबर इतना दिया है, ठीक है। और अ, यहाँ से हमें जाई ए और जाई बी का मान मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से इतना इंटू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आया है वो कहाँ पर है, अ, यहाँ पर आया है, ठीक है। ये हमारा क्या है पहला वाला घटक है ना, इसका वास्तव कितना है, ये CH Cl3 का जो मोल प्रवाह आया है मोल भिन्न इतना आया है, ठीक है। और इसका जो दाब दिया है 200 दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा सेकंड कितना है 415 है, ठीक है। और इसका जो मोल भिन्न है इतना दिया है, ठीक है। यहाँ से हम गुणा भाग जब करेंगे, गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 347.92 आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या होगा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वहाँ पर 43 दिया है, यहाँ पर वहाँ पर क्या होगा 415 होगा, ठीक है। उसको करेक्शन कर लीजिएगा, 43 की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 415, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 415 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाष्प अवस्था में प्रत्येक अवयव के मोल प्रवाह की गणना कीजिए वाष्प अवस्था में। तो वाष्प अवस्था में ज्ञात करने के लिए पहले थोड़ा थ्योरी देख लीजिए इसका। तो देखिए वाष्प अवस्था में अवयव की आंशिक वाष्प दाब द्वारा वाष्प अवस्था का संगठन निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यदि अवयव ए तथा बी वाष्प अवस्था के मोल भिन्न जाइए चाहे बी हो तो पी ए बराबर क्या होता है पी जाइए पी कुल, जाइए बराबर क्या होगा पी ए बटे पी कुल होता है ना। तो यहाँ पर पी बी बराबर क्या होगा जाए बी पी कुल होता है। तो यहाँ से अगर जाए बी का मान ज्ञात करें क्या होगा पी बी बटे पी कुल होता है, ठीक है। साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा पी आई बराबर क्या होगा जाए ए पी कुल हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला में हमारा क्या था पी ए बटे पी कुल, मतलब पी बी अपान पी कुल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले पी ए ज्ञात करेंगे, पी ए यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा हमारा पी ए ज्ञात करेंगे तो ये हमारा क्या है यहाँ पर जैसे पी ए मतलब ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो मतलब अगर हम CH2Cl2 का ज्ञात करते हैं तो दाब निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 282.52 आ जाएगा। और CH Cl3 का निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या था जाई, जाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देख लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है मोल प्रभाज की गणना करना है ना। और वाष्प अवस्था तो जाई ए बराबर क्या होगा पी ए अपान क्या होता है पी कुल होता है। और जाई बी बराबर क्या होता है पी बी अपान पी कुल होता है। तो हम चलिए उसी की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम ये ज्ञात कर लिए। अब इतने में क्या करेंगे पी कुल से डिवाइड कर देंगे, इतने में क्या करेंगे हम पी कुल कितना है देखिए यहाँ पर 347.9 दिए, इससे डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे इतने में क्या करेंगे, मतलब इतने में क्या करेंगे पीकुल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो है वाष्प अवस्था में जो मोल प्रवाह है ये आ जाएगा ना। तो हमारा फार्मूला क्या है जाई ए और जाई बी बराबर क्या होता है पी ए, जैसे जाई ए बराबर क्या होता है पी ए अपान पी कुल होता है। और जाई बी बराबर क्या होता है पी बी, और जाई बी बराबर क्या होगा पी बी अपान पी कुल हो जाएगा। तो पी ए ज्ञात करने का क्या होगा जाई ए इंटू पी ए नाट हो जाता है ना। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं जैसे, ठीक है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ से हम पी ए का ज्ञात कर सकते हैं पी बी का ज्ञात कर सकते हैं ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे पी कुल इन दोनों को जब जोड़ देंगे पी कुल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इतने में पी कुल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या होगा वाष्प अवस्था में मोल प्रवाह आ जाएगा। समझ गए होंगे ये फार्मूला कैसे याद यूज करना है। मतलब पी ए ज्ञात कर लेंगे, पी ए बराबर मतलब क्या होता है पी नाट ए जाइए होता है, पी कुल से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा वाष्प अवस्था में मोल प्रवाह आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.128 है, ठीक है। बेंजीन का वाष्प दाब और शुद्ध टॉलुएन का जो वाष्प दाब इतना दिया हुआ है, ठीक है शुद्ध अवस्था में। तो कह रहा है यदि विलयन की टॉलुएन में मोल भिन्न कितना है हमारा 0.30 है। तो कह रहा है गणना किए विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब मतलब क्या हो जाएगा दोनों का हम क्या करेंगे
पी बेंजीन पी टालुइन को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे पी बेंजीन बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी नाट ए इंटू क्या हो जाएगा हमारा जाई जाई टालुइन हो जाएगा। जैसे अगर बेंजीन का ज्ञात करें, जाई क्या हो जाएगा, जाई बेंजीन हो जाएगा। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, पी नाट बेंजीन, मतलब शुद्ध अवस्था में बेंजीन का दाब दिया हुआ है, इतना दिया है, और शुद्ध अवस्था में टालुइन जो है उसका दाब इतना दिया हुआ है, ठीक है। और टालुइन का जो है टालुइन का जो मोल भिन्न दिया है इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पी टालुइन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, पी नाट टालुइन मतलब शुद्ध अवस्था में टालुइन का वाष्प दाब इंटू क्या हो जाएगा, जाई टालुइन मतलब टालुइन का जो है मोल भिन्न। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए, इतना दिया है, और टालुइन का जो मोल भिन्न दिया है इतना दिया हुआ है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0138 बार हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेंजीन का दाब ज्ञात करना है ना। तो क्या होगा, हमें पहले मोल भिन्न मालूम होना चाहिए। मोल भिन्न क्या हो जाएगा, 1 में से हम क्या करेंगे, अगर माइनस कर देंगे इतना तो ऑटोमेटिक हमारा क्या आ जाएगा किसका, बेंजीन का आ जाएगा मोल भिन्न, क्योंकि हमें मालूम है जाई ए प्लस जाई बी बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा बेंजीन का मोल भिन्न 0.7 आ जाएगा। क्लियर हो गया कैसे है। अब यहाँ से हम बेंजीन का अगर ज्ञात करना चाहें तो दाब निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रेशर तो पी बेंजीन बराबर क्या होगा, पी नाट बेंजीन इंटू जाई बेंजीन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से पी नाट बेंजीन का मान जो है कितना है, यहाँ पर है, ये रख दिया मैंने, ठीक है। और जाई बेंजीन का मान कितना है, ये है, यहाँ पर रख के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तुम्हारा आ जाएगा, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लगभग आ जाए लगभग आ जाएगा 0.896 आ जाएगा बार, ठीक है। अब पी कुल क्या हो जाएगा, हम टालुइन का जो दाब है और बेंजीन का जो दाब है दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर किसका है, टालुइन का है, यहाँ पर क्या है ये और बेंजीन का है, दोनों को जोड़ दिया तो कुल आ गया। तो पहला समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया मैंने। अब वाष्प अवस्था में संगठन का मूल भिन्न ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे हम इतने में क्या करेंगे, इतने में हम क्या करेंगे, इतने से जब डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इतने में क्या करेंगे, इतने से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या है, वाष्प अवस्था में संगठन का मोल भिन्न आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जाई बेंजीन बराबर क्या होगा, पी बेंजीन अपन पी कुल हो जाएगा, और पी बेंजीन बराबर इतना दिया है, ठीक है। और हमारा पी कुल बराबर इतना दिया है, जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जाई बेंजीन बराबर 0.8665, मतलब वाष्प अवस्था में जो मूल भिन्न आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। फिर टालुइन का क्या होगा, पी टालुइन नीचे क्या हो जाएगा, पी कुल हो जाएगा। टालुइन का कितना 0.0138 है, और कुल कितना है हमारा दिया है 0.103, मैंने भी निकाला है ऊपर। डिवाइड कर देंगे तो टालुइन का कितना आएगा 0.1334 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था राउल्ट का नियम। नेक्स्ट वीडियो में आपको आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल ये बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।